या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी की कक्षा में आज सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 की क्लास में एक नया व्याकरणिक बिंदु शुरू करेंगे। इससे पहले आपको मैंने व्याकरण, भाषा और लिपि की जानकारी दी थी। उसी क्रम में उसके बाद पद परिचय के संबंध में हमने बात की थी। आज आपका एक व्याकरण का नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। उसके बाद हम शब्द शक्ति के भेदों की चर्चा भी करेंगे। कौन कौन से भेद हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे इस संबंध में पूछे जा सकते हैं, वो जानकारी भी होना जरूरी है। तो देखो, आप पहले परिभाषा पर ना जाकर के केवल समझने का प्रयास करें। देखो, इस संसार में भौतिक वस्तुओं को भगवान ने बनाया है। संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनमें कहीं न कहीं ऊर्जा होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है। इसी क्रम में हम ये मान सकते हैं कि हमारे हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो शब्द होते हैं उनमें भी कोई न कोई शक्ति होती है। अब शक्ति का अलग अलग हम आधार लेते हैं। शक्ति किस प्रकार की शक्ति, मैं आपको उदाहरण सहित बताऊं। शब्द में ऐसी शक्ति होती है कि वह अभिप्रेत अर्थ को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। जो आदमी मुंह से बोलता है और बोलने के पश्चात दूसरे उसकी बात को समझते हैं, कल्पना कीजिए कि अगर वो आदमी ना बोले और दूसरों को अपनी गूढ़ बातें, अपने मन के गूढ़ रहस्य समझाना चाहे तो समझा नहीं पाएगा। तो शब्द में वो शक्ति होती है कि वह वांछित अर्थ दूसरों के सामने प्रकट कर सके। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। जैसे मैंने अभी एक नाम बोला, अभी देखना, जो नाम मैं बोल रहा हूं उससे आगे की बात कर रहा हूं। अभी मैंने नाम नहीं बोला। यदि मैं केवल उसका नाम लूं तब जाकर के उसकी स्मृति या उसका चेहरा आपके सामने आएगा। मैं कोई भी नाम बोलूं, अभी तक आपको पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूं। ये उनका चेहरा आपके सामने आया, ये ताकत किसकी थी, शक्ति किसकी थी, शब्द की। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देखो, अभी तक आपके कल्पना में ये शब्द नाम नहीं था, अभी तक कोई दूर दूर तक आप नहीं सोच रहे थे इसके बारे में। लेकिन जैसे ही मैंने नाम बोला, आपके स्मृति पटल पे उनका चित्र अंकित हो गया। ये किसकी शक्ति थी? ये शब्द की शक्ति थी। तो शब्द वो शक्ति रखता है जिससे अभिप्रेत अर्थ आप दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। अब देखिए, यदि हम बात करें कि शब्द शक्ति क्या है, तो आप इसका अर्थ यदि लगाना चाहें तो सीधा सीधा अगर परिभाषा के रूप में इसका अर्थ देखना चाहें तो शब्द के अंदर निहित अर्थ को व्यक्त करने की जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उसके अर्थ को व्यक्त करने की ताकत या शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अब इसके बारे में हमारे एक बहुत अच्छे रचनाकार है, काव्यकार है, जिनका नाम है आचार्य मम्मट। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के अर्थों का निर्देशन किया गया। शब्द से जो अर्थ निकलते हैं, 3 प्रकार के शब्द मान लो और 3 प्रकार के अर्थ, और उनको आधार बना करके शब्द शक्ति का निर्माण किया गया। ये कौन कौन से हैं? उन्होंने एक बताया वाच्य, दूसरा उन्होंने बताया लक्ष्य और तीसरा बताया उन्होंने व्यंग्य। तो इनके आधार पर, इन उपयुक्त तीनों के आधार पर हम शब्द शक्ति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दो। सबसे पहले आता है वाचक शब्द या वाच्यार्थ, जिसको कहते हैं। वाचक क्या होता है? मूल अर्थ। मैं आपको 3 शब्द शक्तियां, ध्यान दे मेरी बात पर, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियां हैं। 3 शब्द शक्तियों से प्रश्न बनते हैं और आसानी से आप उत्तर भी दे सकते हैं। इनसे निकलने वाले अभिप्रेत अर्थ भी 3 ही होते हैं। सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति की यदि हम बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाला जो अर्थ है वो अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के नाम से जाना जाता है। अभिधा शब्द शक्ति को प्रकट करने वाला अर्थ कौन सा? अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ। उसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति आती है। लक्षणा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को हम कहते हैं लक्षार्थ। और उसके बाद आती है आपकी व्यंजना।
व्यंजना से जो अर्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं व्यंग्यार्थ। तो सबसे पहले हम बात करें यदि वाचक शब्द की, तो हम इसके बारे में जान सकते हैं कि वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना। कोई कथन कोई बोलता है और उसका सीधा सीधा अर्थ निकल जाए, ये वाचक अर्थ कहलाता है, मुख्य अर्थ कहलाता है या अभिधा अर्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति में बस इतना ही जानना है, जहां मुख्य अर्थ प्रकट हो, जहां वाच्यार्थ प्रकट हो, जहां अभिधार्थ प्रकट हो, उस शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मैं कहूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, अब इसमें सीधा सीधा अर्थ निकलता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है, मुख्यार्थ प्रकट होता है या अभिधार्थ प्रकट होता है, मैं हिंदुस्तानी हूं, ये आता है। यानी वाच्यार्थ के अंदर किसी भी वाक्य का सीधा और सहज अर्थ निकलता है। यदि हम लक्ष्यार्थ की बात करें तो मूल अर्थ में बाधा पड़ती है। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, हिंदुस्तान जाग उठा, अब आप यदि मूल अर्थ लगाएंगे तो अर्थ का जो शब्द है उसका अर्थ प्रकट ही नहीं होगा। अब हिंदुस्तान जाग उठा, हिंदुस्तान आप जानते हैं कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सोया हुआ था और नींद से जाग गया। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? अर्थात हिंदुस्तान के लोगों में चेतना आ गई। जहां मुख्य अर्थ में बाधा पड़े और कोई अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ के माध्यम से प्रकट हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसी क्रम में हम बात करें व्यंजना शब्द शक्ति, तो व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अब व्यंग्यार्थ से मतलब क्या हो कि जहां न तो मुख्यार्थ से अभिप्रेत या वांछित अर्थ प्रकट हो, ना लक्ष्यार्थ से कोई वांछित अर्थ प्रकट हो, तब कोई अन्य अर्थ कहे गए कथन का समय और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग और अन्य अर्थ लगा लिए जाएं, वहां होती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे प्रधानाचार्य जी ने कहा शाम हो गई, बात एक थी, कथन एक था, लेकिन समय और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग अर्थ लगा लिए गए। कुछ लोगों ने सोचा, जैसे वहां चपरासी थे, पियोन थे, उन्होंने सोचा बेल लगाने का समय हुआ। कुछ पौधों में पानी देने वाले जो काम करने वाले वर्कर थे, उन्होंने सोचा कि पौधों में पानी देने का समय हो गया। अतिरिक्त कालांश लेने वाले अध्यापकों ने सोचा कि अतिरिक्त कालांश का समय हुआ। बाकी विद्यार्थियों ने सोचा कि छुट्टी का समय हुआ। किसी ने क्या सोचा? मूल अर्थ, जो मूल बात थी, उसका समय और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग अर्थ लगा लिया गया। यहां कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति, जिसका अर्थ व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभिधा शब्द शक्ति मूल या मुख्य अर्थ को प्रकट करती है। ध्यान रखें, मुख्य अर्थ को, वाच्यार्थ को या अभिधार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा। राम पढ़ता है, मैं खेलता हूं, वह सोता है, हम जाते हैं, जितने साधारण वाक्य आएंगे वो समस्त साधारण वाक्य आपके इस शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि जहां ना तो वांछित अर्थ मुख्य अर्थ से प्रकट होता है, मुख्यार्थ में जहां बाधा पड़ती है, मुख्य अर्थ से जहां वांछित अर्थ प्रकट न हो, तो फिर रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर कोई अन्य अर्थ प्रकट होता हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। मैंने दो शब्द बोले, रूढ़ि और प्रयोजन। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद भी होते हैं, एक रूढ़ा लक्षणा, एक प्रयोजनवती लक्षणा। जहां मुख्यार्थ में तो बाधा पड़े, परंतु रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब आप ध्यान दें, रूढ़ि कैसे? रूढ़ि कहते हैं परंपराओं को, यानी हम परंपरागत स्तर से जो बातें कहते आ रहे हैं और उन्हीं के आधार पर बात बना करके कोई अन्य बात कही जाए। मुख्य अर्थ में तो बाधा पड़नी चाहिए, लेकिन परंपराओं में जो, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि परंपरागत बातों का मतलब हो गया कि जो मुहावरेदार या लोकोक्तियों से युक्त भाषा है, वो सारी चीजें रूढ़ा लक्षणा के अंदर आती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, बाजार में लाठियां चल गई। अब बाजार में लाठियां चल गई, अगर आप मुख्य अर्थ लगाओगे इसका मतलब तो कि लाठियों के कोई पैर होंगे वो चल पड़ी, तो ये पछती नहीं, बात समझ में नहीं आती, ऐसा हो नहीं सकता। लाठियां कैसे चलने लगी? तो आपने इस मुख्य अर्थ में बाधा पड़ गई, इस अर्थ में। अब दूसरा अर्थ क्या लगाया कि झगड़ा शुरू हो गया। बाजार में लाठियां चल गई का दूसरा अर्थ क्या लगाया आपने? अन्य अर्थ, कि वहां झगड़ा शुरू हो गया। मैंने कहा कि लाल पगड़ियां जा रही है। अब लाल पगड़ी अपने आप तो जा नहीं सकती, क्या मतलब हुआ उसका? क्या कहना चाहता हूं? कहने का मतलब क्या हुआ कि लाल पगड़ियां जा रही, इसका मतलब कि सिपाही हैं वो जा रहे हैं। ये है प्रयोजनवती। अब ये रूढ़ा। अब इसी के आधार पर हम कहें प्रयोजनवती। प्रयोजन कहते हैं कारण को,
ये लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद है। जानबूझ करके किसी प्रयोजन के कारण, किसी उद्देश्य के कारण, किसी को कुछ कहने के कारण, लक्ष्य के कारण हम मूल अर्थ से अलग अर्थ लगा लेते हैं, अलग बात करते हैं, वहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोजनवती भेद होता है। प्रयोजन का मतलब ही कारण होता है। जैसे हमने कहा दीपक का क्या वह तो ग्रह है। अब आपने सोचा, ऐसा वाक्य कहा, तो जानबूझ करके, ये कोई परंपरागत कथन नहीं था, कोई बात नहीं थी, हमने जानबूझ करके ऐसा कहा है, यानी दीपक जो है मूर्ख लड़का है, या मोहन क्या वो तो हाथी है। अब हाथी से मतलब कोई वास्तव में वो कोई हाथी नहीं, उसके चार पांव या पूंछ नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि वो बहुत मोटा है। सीता तो गाय है, यहाँ गाय का अर्थ क्या हुआ, सीधी लड़की है, यहाँ वास्तव में कोई गाय नहीं। तो वहां मुख्यार्थ में बाधा पड़ी और रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर उनके अलग अर्थ निकाल लिए गए। अब मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ में आ गई। मैंने आपको दोनों भेद बताए, और इन्हीं भेदों के आगे अगर हम बात करते हैं, हम बात करें कि मुख्य अर्थ से अलग अर्थ कैसे ले लिया जाता है। तो जैसे भगवान कृष्ण बाहर से आए, राधा जी अपने घर के अंदर स्नान कर रही थी, भगवान कृष्ण जैसे ही अपना दरवाजा खटखटाया, राधा जी अंदर से बोली, कौन तुम? राधा जी अंदर से बोल रही, कौन तुम? भगवान कृष्ण बाहर खड़े कह रहे हैं, हरि में राधे। तो राधा जी ने क्या उत्तर दिया, क्या वानर को काम यहाँ, कि बंदर का यहाँ क्या काम है, जाओ यहाँ से। हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ श्री कृष्ण या भगवान भी होता है। फिर कृष्ण ने पलट के कहा, नहीं मैं घनश्याम। तो राधा ने उत्तर दिया, तो बरसों कित जाए, यदि आप घनश्याम ही हो, काले बादल हो, तो यहाँ आपका क्या काम, आप कहीं अन्यत्र जाके बरसो। कहने का मतलब उन्होंने जानबूझ करके मुख्य अर्थ में बाधा डाली और अन्य अर्थ प्रकट हुआ। वहां देखो आप, वो जानती थी श्री कृष्ण है, लेकिन यहां उन्होंने जानबूझ करके लक्ष्यार्थ का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब लक्षणा शब्द शक्ति वो सब शक्ति है जहां मुख्यार्थ में बाधा पड़े और रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसी क्रम में हम बात करें व्यंजना शब्द शक्ति की। यदि हम व्यंजना शब्द शक्ति की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ना तो मुख्य अर्थ से कोई बात प्रकट होती है, ना लक्ष्यार्थ के माध्यम से, अर्थात मुख्य अर्थ के बाधित होने के बाद लक्ष्यार्थ से जो अर्थ प्रकट होता है वो भी इससे नहीं होता। तब फिर कोई विलक्षण या चमत्कारी अर्थ, अलग अर्थ प्रकट होता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तन की अटरिया पर चढ़ आई घाम, एक पंक्ति आपको बता रहा हूं, तन की अटरिया पर चढ़ आई घाम। मुख्य अर्थ में तो कोई अर्थ लगता ही नहीं है, मुख्य अर्थ से तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। हाँ, लक्ष्यार्थ के माध्यम से आप कहना चाहो कि अब वृद्धावस्था आ गई है, तन की अटरिया, ये शरीर रूपी जो अपना मकान है, उस पे घाम मानी ठंड या सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है, तो अब ये कुमलाने वाला है। तो इसका बेसिक अर्थ हो गया कि भाई तन की अटरिया पर चढ़ाई है घाम, चारों तरफ से अब समापन का अवस्था आ गई है, वृद्धावस्था का समय शुरू हो गया है। लेकिन इसमें जो वास्तविक अर्थ है, इसके माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से वक्ता कहना क्या चाहता है, इसके माध्यम से कहना चाहता है कि हे मूर्ख मनुष्य, अब ये मोह माया, ये जो जितना भी वासना है, कामना है, इच्छाएं है, तृष्णाएं है, स्प्राह है, इन सब का त्याग कर दे, क्योंकि अधिक लंबा समय जीवन रहा नहीं। वहां तो अपन इतना ही कह सकते हैं लक्ष्यार्थ के माध्यम से वृद्धावस्था आ गई, लेकिन यहाँ कथन को कहने वाले वक्ता का वास्तविक आशय ये नहीं था कि आपको इतना ही समझाए कि वृद्धावस्था आ गई है। इसका अर्थ है कि विषय वासनाएं, मोह, इन सब का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। तो अब आप ध्यान दें कि जहां मुख्यार्थ से भी अर्थ प्रकट ना हो, लक्ष्यार्थ से भी अर्थ का प्रकटीकरण ना हो, तब आप क्या करेंगे, कोई इससे अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ, या फिर यूं कह सकते हैं कि वांछित अर्थ, जैसी परिस्थिति, जैसा समय है, उसके अनुसार अलग अलग अर्थ लगा लिया जाता है, वो व्यंजना में होता है। व्यंग्यार्थ निकलता है इससे, व्यंग्यार्थ। जैसा मैंने अभी बताया, पुजारी ने कहा शाम हो गई। अब यहां अलग अलग परिस्थिति के आधार पर अलग अलग अर्थ लगाए जाएंगे। कोई इसका क्या अर्थ निकालेगा, कोई क्या अर्थ निकालेगा। जैसे पुजारी ने कहा शाम हो गई, वहां कोई पास में दुकान वाला था, उसने सोचा कि दुकान बंद करने का, बढ़ाने का समय हो गया। कोई पूजा का समय समझता है कि पूजा का समय हो गया। किसी ने सोचा कि किसी के घर में कोई सामान देना था, इस समय देता हूं मैं, 5-6 बजे 7 बजे, तो वो समय हो गया। किसी ने उसका कोई अर्थ लगाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां
व्यंग्यार्थ के माध्यम से समय और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग अर्थ लगा लिए जाएं, या मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ से अतिरिक्त कोई चमत्कारी या कोई अलग ही विलक्षण अर्थ निकले, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और यह व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ से ही प्रकट होती है। इसी क्रम में व्यंजना के दो भेद भी माने गए हैं, एक होती है शाब्दिक व्यंजना और एक होती है आर्थी व्यंजना। जहां वास्तव में शब्द पर कोई विशेष अर्थ निर्भर करता है वहां शाब्दिक व्यंजना है। जहां शब्द पर ही कोई विशेष अर्थ प्रकट हो या उसी के माध्यम से कोई विशेष अर्थ अपनी जानकारी दे, वहां शाब्दिक व्यंजना। और जहां अर्थ पर कोई विशेष चमत्कारी अर्थ पैदा हो या उसका अर्थ पैदा हो, अर्थ पर डिपेंड होती है, वहां आर्थी व्यंजना। अर्थ में चमत्कार हो आर्थी व्यंजना, शब्द में चमत्कार हो शाब्दिक व्यंजना। तो इस प्रकार से शब्द शक्ति को आपको मैंने संक्षेप में बताया अभी कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति होती है, काव्य शास्त्र के अनुसार यही कहा जाता है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ प्रकट करने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। तीन इसके भेद मैंने बताया, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो मेरे ख्याल से अभिधा का अर्थ आप समझे कि मुख्य अर्थ को प्रकट करती है, लक्षणा का आप समझे जहां मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अलग अलग अर्थ लगा लिए जाते हैं, अलग अर्थ निकलता है, उसे लक्षणा। लक्षणा के दो भेद मैंने आपको बताए, रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा। उसके बाद व्यंजना, जहां न तो मुख्यार्थ से अर्थ प्रकट हो न लक्ष्यार्थ से हो, तो फिर समय और परिस्थिति के आधार पर कोई विलक्षण या चमत्कारी अर्थ प्रकट होता है, वहां व्यंजना सब शक्ति होती है, और उसमें से निकलने वाले अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी संक्षेप में मैंने आपको बताया। आइए विद्यार्थियों, अब मैं इसको आराम से लिख करके आप समस्त विद्यार्थियों को एक एक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप पूरी निष्ठा के साथ ध्यान दें। आज हम शब्द शक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा जो सामने लिखी आप ध्यान से देखें कि शब्द की वह शक्ति या व्यापार जिसके माध्यम से शब्द का अर्थ ग्राह्य होता है। ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, उसे शब्द शक्ति कहते हैं या वो शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द के अंदर निहित वो शक्ति होती है जिसके द्वारा हम उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखो आप ध्यान से, मैं अगली बात जो आपको बता रहा हूं कि शब्द के इस शब्द शक्ति के आधार पर ये तीन भेद हैं। पहला जो अर्थ शब्द का अर्थ आपके सामने है वो है वाचक, ये शब्द आता है वाचक। दूसरा होता है लक्षक और तीसरा होता है व्यंजक। ये तीन प्रकार के शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। अब इनमें से जो अर्थ निकलता है इनको भी आप ध्यान से देखें। इससे निकलने वाले अर्थ को कहते हैं वाच्यार्थ, या इसको अभिधेयार्थ भी कह सकते हैं, अभिधेयार्थ, या फिर इसको आप मुख्यार्थ भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखें आप, ये वाचक शब्द से निकलने वाले अर्थ माने जाते हैं। लक्षक से जो अर्थ निकलता है लक्षक शब्द से, उसको बोलते हैं लक्षार्थ, और इसी क्रम से व्यंजक से जो अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं हम व्यंग्यार्थ। ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में कि वाचक से अर्थ निकलता है उसका क्या नाम है, लक्षक, और व्यंजक का क्या नाम। अब आप इस बात पे ध्यान दें कि वाचक शब्द शक्ति कौन से शब्द शक्ति का मूल शब्द है। तो सबसे पहली आपकी शब्द शक्ति जिसके तीन भेद मैंने अभी आपको बताए थे, पहली है अभिधा शब्द शक्ति। ये पहली अभिधा शब्द शक्ति। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सरल है, आसान है। यानी जितने भी मुख्य अर्थ प्रकट होते हैं, मुख्य बातें जो कही जाती है, जिनमें सरल भाव स्पष्ट होते हैं, जिनमें कोई अन्य बात नहीं कही जाती, गौण बात कुछ नहीं होती, मुख्य बात प्रकट करने का काम अभिधा शब्द शक्ति द्वारा किया जाता है। आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, एक वाक्य है, यह अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। आप जितने भी वाक्य लिखेंगे वो सारे ही अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण होंगे। वह खेलता है, हम जाते हैं, वो लिख रहा है, हम पढ़ रहे हैं। जितने वाक्य जिनमें कोई मुख्य अर्थ प्रकट हो, जिनमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की कोई भावना हो, केवल मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ प्रकट हो या अभिधार्थ प्रकट हो, उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा में तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, कई बार स्टूडेंट्स गलतियां ये कर जाते हैं कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं
कि जो लगता ऐसा है कि वो लक्षार्थ से अर्थ प्रकट हो रहा है या लक्षार्थ शब्द शक्ति उसमें है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभिधा शब्द शक्ति का मुख्य भाव यही है कि जहां मुख्य अर्थ प्रकट होता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसके बाद हम बात करें लक्षणा शब्द शक्ति की। लक्षणा का जैसे नाम लिखा है उसी के आधार पर आप इसका अर्थ लगाएंगे। इसकी परिभाषा के रूप में यदि आप लिखना चाहे तो एक ही शब्द इसमें सबसे श्रेष्ठ है और वो है मुख्यार्थ में बाधा। यानी अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ से सब कुछ प्रकट हो रहा था, यहां आपको याद रखना है कि मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है। अब दो शब्द आपको जोड़ने पड़ेंगे इसमें, एक शब्द जोड़ना पड़ेगा रूढ़ि और दूसरा जोड़ना पड़ेगा प्रयोजन। रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर कोई अन्य अर्थ प्रकट होता हो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब यहां मैंने आपको बताया रूढ़ि का अर्थ है परंपरा और प्रयोजन का अर्थ होता है कारण। यानी हमारे यहां मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, सबसे पहली बात तो ये मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, अलग ही अर्थ प्रकट हो, तो वहां होती है लक्षणा शब्द शक्ति। इसी भाव से इसके दो भेद भी किए गए जो कहलाएगी, एक तो रूढ़ा लक्षणा और दूसरी कहलाएगी प्रयोजनवती लक्षणा। ये दो भेद इसके किए गए, रूढ़ा लक्षणा। प्रिय विद्यार्थियों, रूढ़ा लक्षणा जैसा मैंने आपको बताया कि मुहावरेदार भाषा या फिर लोकोक्तियों के आधार पर इसमें प्रयोग किए जाते हैं, जो अभी मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा। और प्रयोजन का मतलब होता है कारण। जानबूझकर किसी विशेष कारण के निमित्त हम कोई बात को मुख्य अर्थ में बाधा डाल करके अन्य अर्थ के माध्यम से प्रकट करते हैं, वो प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। जैसे अगर हम इनके उदाहरणों की हम बात करें तो रूढ़ा में आप कह सकते हैं, एक उदाहरण देता हूं मैं, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, ये लिखा आपने। तो यहां आपने देखा 9-2-11 होना ही मुहावरा है। तो मुहावरेदार भाषा से लगा हुआ कोई वाक्य दिया जाए। अब आप देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इसमें मुख्य अर्थ में बाधा कैसे पड़ी। यदि आप इसका मुख्य अर्थ लगाओगे तो क्या निकल के आएगा कि पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। अब आपने देखा 9-2-11 होना, तो 9 और 2 आप जोड़ सकते हैं, 11 होते हैं। लेकिन इस जोड़ करने मात्र से कोई अर्थ की प्रतीति नहीं होती, अर्थ प्रकट नहीं होता, क्योंकि यहां कोई आशय प्रकट नहीं हो रहा। यदि आप कहते हो 9-2-11 हो गया तो इसका क्या आशय, ये कोई संख्या थोड़ी बता रहे हैं आप यहाँ। लेकिन इसका आप दूसरा अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा, भाग जाना, क्योंकि मुहावरा इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, अर्थात पुलिस को देखते ही चोर वहां से भाग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्य अर्थ में बाधा पड़ी, क्योंकि मुख्य अर्थ 9-2-11 होना, मुख्य अर्थ लगाओगे तो संख्या की बात हुई, इससे कोई अर्थ प्रकट नहीं हुआ। लेकिन आपने दूसरा अर्थ लगाया कि चोर वहां से भाग गया। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि ये रूढ़ा है, रूढ़ियों के आधार पर, परंपराओं के आधार पर जो कथन कहे जाते हैं वो रूढ़ा लक्षणा में आते हैं, जिनमें आपको मैंने बता दिया कि मुहावरेदार भाषा हो सकती है या फिर लोकोक्तियों का सहारा लिया जा सकता है। अब आती है प्रयोजनवती। तो अब देखो, मैं आपको प्रयोजनवती के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रयोजन का मैंने आपको अभी बताया अर्थ होता है कारण। किस कारण से आपने प्रयोग किया वो प्रयोजनवती लक्षणा के अंदर आता है। अब देखिए, मैं लिख रहा हूं प्रयोजनवती लक्षण। किसी उद्देश्य से, किसी कारण से जानबूझ करके आपने ऐसा प्रयोग किया है। जैसे लिखा हमने एक वाक्य, सीता को मत सताओ, वह तो गाय है। अब देखो, आप यहां मुख्य अर्थ में फिर बाधा पड़ रही है। सीता नाम की कोई लड़की है, हमने कहा कि उसको मत सताओ, उसको तकलीफ मत दो, वह गाय है। गाय होने का मतलब यहाँ वास्तव में कोई पशु से नहीं है, यहाँ चौपाई किसी जानवर से नहीं है। यहाँ गाय का अर्थ हो गया कि वो सरल सीधी स्वभाव की लड़की है,
उसको आप मत सताओ। तो मुख्य अर्थ में बाधा पड़ी, गाय मुख्य अर्थ से पशु था, लेकिन यहां हमने इसका अर्थ क्या लगाया कि वो सरल और सीधे स्वभाव की लड़की है, उसे मत सताओ। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां किसी प्रयोजन के कारण, एक जैसे मैं उदाहरण लिखूं, मोहन तो हाथी है, ये एक शब्द लिखा मैंने, ये एक वाक्य लिखा, तो यहां इस हाथी होने का मतलब हमने क्या लगाया, अर्थात वह बहुत मोटा है। कुछ भी ऐसे शब्द जो किसी प्रयोजन या उद्देश्य के कारण कहे जाएं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि वो प्रयोजनवती लक्षणा होती है या वहां। तो अब परीक्षा में आपको हो सकता है कि इनके परिभाषा पूछ ले, अधिकांशतः ये वाक्य दे देते हैं और उसके बाद में उनके बारे में आपको पूछते हैं कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो अब हम तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति जो आपकी तीसरी शब्द शक्ति है, मैंने आपको बताया इससे निकलने वाला अर्थ कहलाता है व्यंग्यार्थ। अर्थात जहां न तो मुख्य अर्थ से कोई बात प्रकट हो, न लक्ष्यार्थ के माध्यम से कोई बात प्रकट हो, और वहां इनके अतिरिक्त कोई तीसरा अर्थ प्रकट, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है, प्रकट हो। व्यंग्यार्थ जो आपके सामने मैंने लिखा, तो मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि जहां मुख्य अर्थ से भी अर्थ प्रकट ना हो, ना लक्ष्यार्थ के माध्यम से अर्थ का प्रकटीकरण हो, तो फिर वहां समय और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग अर्थ लगा लिया जाता है। अब विद्यार्थियों में आपको यदि इसकी परिभाषा की बात करूं तो बताना चाहूंगा कि व्यंजना शब्द शक्ति से आपको पता है व्यंग्यार्थ प्रकट होता है जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है। हम कोई वांछित अर्थ चाहते हैं, उसका प्रकटीकरण न तो किससे होता है, मुख्यार्थ से, न लक्ष्यार्थ से होता है। कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से जहां प्रकटीकरण हो अर्थ का, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये इसकी परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं। तो अब यदि हम इसकी उदाहरण की बात करें, तो मैं अब जैसे एक शब्द लिखूं, एक वाक्य लिखता हूं, आप तो बड़े गुरु हो। अब आप समझना, इसको समझना इसमें होता क्या है। देखो, यदि आप सीधा अर्थ लगाओगे, आप तो बड़े गुरु हो, तो यहां अर्थ की प्रकटीकरण नहीं होगा। या तो आप ये लिखोगे आप बड़े गुरु हो या आप गुरु हो, यहां तक ठीक है, ये मुख्य अर्थ बन सकता है, क्योंकि आप कह सकते हो किसी अपने आदरणीय व्यक्ति को गुरु कह सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य अर्थ प्रकट हो जाएगा। लक्ष्यार्थ से कोई अर्थ प्रकट, मुख्य अर्थ में यदि बाधा पटके तो भी नहीं। अब आप यहां कहना क्या चाहते हो, उस व्यक्ति के ऊपर व्यंग्य करना चाहते हो, यानी उसको इस गुरु से अर्थ क्या लगाओगे, महाधूर्त, दुष्ट आदमी या जिसकी प्रकृति खराब है या जो ज्यादा पाखंडी व्यक्ति है, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया आपने। आप तो बड़े महागुरु हो, कहने का मतलब आप महाधूर्त हो सकता है उस महाधूर्त के निमित्त किसी ने दूसरा अर्थ लगाया हो, पाखंडी कहा हो, किसी ने उसको और कुछ कहा हो। तो इस प्रकार से हमने कहते हैं व्यंग्यार्थ के माध्यम से अर्थ प्रकट होता है, जहां मुख्यार्थ से अर्थ नहीं प्रकट होता है और व्यंग्यार्थ से अर्थ की प्रकटीकरण होता है या अर्थ हमारे सामने आता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताऊं कि इसमें आप एक वाक्य लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सूर्य अस्त हो गया है, ये एक वाक्य। अब यहां मुख्य अर्थ आप लगाओ, यहां इसके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, यदि आपने यहां प्रश्न भी डाल दिया तो पूर्णतया व्यंग्यार्थ हो जाएगा। सूर्य अस्त हो गया है या सूर्य अस्त हो गया, साधारण वाक्य करें तो भी अर्थ प्रकट होगा। कैसे, यहां कोई सूचना नहीं दी गई है कि भाई सूर्य अस्त हो गया, इसकी कोई सूचना देनी है, ये सूचना देने का काम नहीं है, नहीं तो ये साधारण वाक्य होता, ये मुख्य अर्थ प्रकट होता। लेकिन इसके माध्यम से जहां ये बात कही गई है, अलग अलग प्रकार के लोगों ने इसका अलग अलग अर्थ लगाया। किसी ने सोचा कि अपने दुकान को बंद करने का समय हुआ, किसी ने सोचा मंदिर में पूजा करने का समय हुआ, किसी ने जो ग्वाला था उसने सोचा अपनी भेड़ों को, अपनी गायों को वापस घर लौटाने का समय हो गया, कोई और व्यक्ति कोई काम करने वाला था, उसने सोचा उस कार्य के समापन का समय हुआ। तो यहाँ क्या हुआ कि मुख्य अर्थ से हमारा वांछित अर्थ नहीं लगा, ना लक्ष्यार्थ से उसके अर्थ की प्रकटीकरण हुआ, तो फिर व्यंग्यार्थ के माध्यम से उसका अलग अर्थ निकला। शाब्दी व्यंजना जो मैंने आपको अभी व्यंजना बताई, उसके दो अर्थ भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, यानी इसके दो मुख्य भेद भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होती है
शाब्दी व्यंजना और इसका दूसरा भेद होता है आर्थी व्यंजना। यदि परिभाषा की बात करें तो सीधा सीधा है कि जहां शब्द में व्यंग्यार्थ निहित हो, जहां आपने शब्द पढ़ा उसी में व्यंग्यार्थ, उसी से अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं, वो शाब्दिक व्यंजना है। और जहां अर्थ में व्यंग्यार्थ हो, अर्थात शब्द को पढ़ा उसमें आपको कहीं नहीं लगा कि उसमें कोई व्यंजना का भाव प्रकट हुआ है, लेकिन जब आपने उसका अर्थ लगाया तो उसमें व्यंग्यार्थ प्रकट हुआ, वहां कहते हैं आर्थी व्यंजना। अब जैसे मैं शाब्दिक व्यंजना के बारे में आपसे कहूं, परिभाषा की बात करें तो जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर आधारित हो वहां शाब्दिक व्यंजना है। और इसी की परिभाषा करें आर्थी की, तो जहां व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित होता है वहां आर्थी व्यंजना होती है। तो इस प्रकार से शब्द और अर्थ वाली व्यंजना ये इनके दो मुख्य भाव हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब एक बार मैं संक्षेप में आपको दोहरा देता हूं, क्योंकि ये अब आपको संक्षेप में जानना जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा भाव समझ में आए। हमने सबसे पहले पढ़ा था सब शक्ति की परिभाषा हमने जानी। उसके बाद हमने देखा कि इसके तीन भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से मैंने आपको बताया कि जहां मुख्य अर्थ प्रकट होता है या वाच्यार्थ प्रकट होता है या फिर अभिधेयार्थ भी कह सकते हो, वो प्रकट होता है, उसे कहते हैं अभिधा सब शक्ति। इसके बाद लक्षणा में हमने पढ़ा कि जहां लक्ष्यार्थ प्रकट हो, अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अलग अर्थ निकाल लिया जाए, वहां होता है आपकी लक्षणा सब शक्ति। उसके बाद व्यंग्यार्थ के माध्यम से जहां न तो मुख्य अर्थ से बात प्रकट हो ना लक्ष्यार्थ से प्रकट हो, तब समय और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग अर्थ निकाल लिए जाए, वहां व्यंजना सब शक्ति होती है। तो ये सब शक्ति से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं। इनके और कई आपको उदाहरण जो है पाठ्य पुस्तक से यदि आप देखोगे तो मिल जाएंगे। उन उदाहरणों को आपको समझना होगा और उसके आधार पर फिर आपको उत्तर देना होगा। मूल यदि परिभाषा और उसमें किस प्रकार के शब्दों का समायोजन होता है ये बात समझ में आ जाए तो आपको इसको सहजता से संपन्न कर सकते हैं। एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और पूरी मेहनत के साथ आपको इसको तैयार करना है। वर्ग के रूप में मैं आपको बताऊं तो आप अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों सब शक्तियों की परिभाषा करेंगे। उनके दो दो तीन तीन उदाहरण जितने आप कर सकते हैं वो उदाहरण करेंगे। और इसके बाद में संभव हो तो कुछ उदाहरण जो अभिधा के हैं उनको लक्षणा में परिवर्तित करके भी लिखेंगे और जो लक्षणा के हैं उनको अभिधा या व्यंजना में परिवर्तित करके लिखेंगे। पुनः धन्यवाद।